नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एक्सलेंस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट की हुई है और इससे रिलेटेड हमने आपको 8 क्लास प्रोवाइड करा दी थी, जिसमें कि लास्ट क्लास में हमने आपको नागरिकता पर पढ़ाया था। नागरिकता भाग 2 में आती है और अनुच्छेद 5 से 11 में। और आज हम पढ़ने वाले हैं अपनी 9वीं क्लास, जिसमें हम राष्ट्रपति भवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। आइए अपनी वीडियो शुरू कर लेते हैं। 1950 से पहले राष्ट्रपति भवन का नाम वायसराय हाउस होता था। यानी आपसे पूछा जाएगा 1950 से पहले राष्ट्रपति भवन को किस नाम से जाना जाता था। ये जाना जाता वायसराय हाउस के नाम से, और यह दिल्ली में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन का वास्तुकार एडविन लुटियंस है और यह ब्रिटेन का वास्तुकार था। इसने दिल्ली की इमारतों का वास्तुकार एडविन लुटियंस है। यानी दिल्ली की जो इमारतें हैं उनके वास्तुकार कौन थे? एडविन लुटियंस, और ये ब्रिटेन देश के निवासी थे। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति भवन 1912 में बनना शुरू हुआ था और 1929 में बनकर तैयार हो गया था। इसमें 340 कमरे हैं। राष्ट्रपति भवन के अतिथि कमरे नंबर 13 में रहता है। जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति भवन के कमरा नंबर 13 में रहते हैं। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी अरावली का भाग पर पड़ता है। यानी राष्ट्रपति भवन जो स्थित है ये रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है, जो अरावली का भाग पड़ता है। फना फिल्म के देश रंगीला नामक संगीत में राष्ट्रपति भवन को दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। राजनीतिक विज्ञान के संस्थापक कौन है? अरस्तु। और आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया कार्यपालिका के बारे में जानते हैं। विधायिका द्वारा बनाया गया कानून या बिल पारित किया गया हो, कार्यपालिका के द्वारा अंतिम रूप से राष्ट्रपति की सहमति हो, अनुमति पर लागू किया जाता है। यानी राष्ट्रपति की सहमति पर, अनुमति पर लागू किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका की श्रृंखला, एक तरफ केंद्र है, एक तरफ राज्य है। केंद्र में कौन होगा? राष्ट्रपति, और राज्य में होगा राज्यपाल। केंद्र में उपराष्ट्रपति होगा, राज्य में होगा मुख्यमंत्री। केंद्र में होगा प्रधानमंत्री और राज्य में मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल और महान्यायवादी और महाधिवक्ता। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका को कार्यपालिका व विधायिका से पृथक अलग रखा गया है। अनुच्छेद 50 के तहत स्वतंत्र न्यायपालिका अमेरिका से ली गई है। यह अपने आप में स्वतंत्र होती है और किसी के अधीन नहीं आती है। इससे हमें पता चलता है न्यायपालिका कहाँ से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। आगे बढ़ते हैं। न्यायपालिका की श्रृंखला, सुप्रीम कोर्ट को हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, ये न्यायपालिका की श्रृंखला है। और विधायिका के बारे में जानते हैं। कोई भी बिल, अधिनियम बनाने का अधिकार विधायिका को होता है। विधायिका की श्रृंखला केंद्र में और राज्य में। केंद्र में है राज्यसभा, लोकसभा, और राज्य में होती है विधान परिषद और विधानसभा। आगे बढ़ते हैं। कार्यपालिका भाग 5 अनुच्छेद 52 से 78 तक आती है। राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। भारत का प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति होता है और भारत का दूसरा व्यक्ति उपराष्ट्रपति होता है, और तीसरा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और चौथा व्यक्ति प्रधानमंत्री को कहा जाता है। भारत का नाम मात्र का शासक, यानी राष्ट्रपति जो होता है भारत का, वो नाम मात्र का शासक होता है। भारत का वास्तविक शासक प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से लिया गया है
जो अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को सिर्फ नाममात्र शासक बनाकर छोड़ दिया, क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सभी बात मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति है जो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के पद का वर्णन किया गया है, और अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति में निहित होती है, और राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का राजा होता है। ये सेनापति होता है, जल सेना, थल सेना और वायु सेना। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, और वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, और जल सेना दिवस या नेवी डे 4 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के पद की शुरुआत। गवर्नर उस टाइम थे रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, और गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, और उस वक्त वायसराय लॉर्ड कैनिंग प्रथम वायसराय थे। आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी। और राष्ट्रपति प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। गवर्नर जनरल से राष्ट्रपति का पद 24 जनवरी 1950 को घोषित किया गया था, और राष्ट्रपति बनने की योग्यता अनुच्छेद 58 में है, जिसमें कहा गया है वो भारत का नागरिक हो, पागल व दिवालिया न हो, लाभ के किसी पद पर आसीन न हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, और किसी भी सदन का सदस्य न हो। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष, अधिकतम आयु का वर्णन नहीं है, कितनी भी हो सकती है। और भारत में संसदीय शासन प्रणाली है और आध्यात्मिक शासन प्रणाली है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 54 के तहत होता है। अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जिसे लोग न चुनकर संसद के लोग चुनते हैं। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के पद का चुनाव करते हैं। चुनाव प्रणाली अनुच्छेद 55 में है, जो एकल संक्रमणीय प्रणाली द्वारा है। चुनाव में भाग लेंगे लोकसभा और राज्यसभा के चयनित सदस्य, और दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के और सभी राज्यों के विधानसभा के सदस्य। ये हमने आपको भी बताया है, यानी लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य और विधानसभा के सदस्य। और राष्ट्रपति के पद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता के द्वारा जो चुनाव होता है, जैसे प्रधानमंत्री का लोकसभा का प्रत्यक्ष रूप से होता है, और जो चुनाव जनता के द्वारा चुने हुए व्यक्ति के द्वारा दोबारा होता है वह अप्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। भारत में एक ही व्यक्ति दो से ज़्यादा बार राष्ट्रपति बन सकता है, परंतु अमेरिका में एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, वो भी 4 साल के लिए, 4 साल के लिए। और स्विट्जरलैंड में राष्ट्रपति 1 साल के लिए बनता है। अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, ये दिया हुआ है। और कार्यकाल भारत में 5 वर्ष का होता है, और अमेरिका में 4 वर्ष का होता है, और स्विट्जरलैंड में 1 वर्ष का राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। राष्ट्रपति के चुनाव में वीवी गिरी के समय में मतों की गणना 2 बार हुई थी। शपथ अनुच्छेद 60 में है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है राष्ट्रपति को। और महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया अमेरिका से ली गई है। इसे शुरू करने के लिए संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में 1/4 बहुमत अनिवार्य सदस्य की सहमति होना अनिवार्य है। यानी 100 में से 25 व्यक्ति अगर सहमत है तो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद राष्ट्रपति 14 दिनों का समय दिया जाता है
ताकि वो इन 14 दिनों में सुप्रीम कोर्ट का सहारा ले सके, या इस चीज़ को बता दे कि मतलब मेरे पास इतने व्यक्ति है, इसमें 14 दिन का व्यक्ति को राष्ट्रपति को समय मिलता है अपने बात रखने का। आगे बढ़ते हैं। आज तक किसी भी राष्ट्रपति को भारत में महाभियोग की प्रक्रिया से नहीं हटाया गया है, क्योंकि यह प्रक्रिया 2/3 मतों से लोकसभा और राज्यसभा से पारित नहीं हुई है। यानी अगर महाभियोग किसी पर लगता है और वो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो महाभियोग माना जाता है, परंतु यह भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं लगा है। आगे बढ़। अध्यादेश जारी। अध्यादेश अनुच्छेद 123 में आता है। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 123 के तहत एक अध्यादेश बिल जारी किया जाता है। जब संसद में कोई सत्र न चल रहा हो तब यह लाया जाता है। अध्यादेश की न्यूनतम समय 6 सप्ताह यानी 42 दिन होती है और अध्यादेश का अधिकतम समय 6 महीने होता है। सिर्फ 5 बार ही अध्यादेश दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के वेतन के बारे में जानते हैं। 1.5 लाख से बढ़कर अब तक वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह कर दी गई है। यानी राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है और राष्ट्रपति को वेतन सिंचित निधि से ही मिलता है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या होती है? ये तीनों सेनाओं का राजा होता है, जल थल वायु। और यह हमने आपको बताया अभी, थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है और जल सेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी और यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट और गवर्नर, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हाई कोर्ट की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, परंतु उसको शपथ राज्यपाल दिलाता है। आगे बढ़ते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति तथा वेतन दोनों ही राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है तथा राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, कभी भी हटा सकते हैं, परंतु राज्यपाल को अन्यथा 5 वर्ष ही रहता है। वैसे तो राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, परंतु यह राष्ट्रपति पर डिपेंड करता है कि वो 5 साल पूरे किया करेगा या नहीं करेगा। आगे बढ़ते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है और जो है अनुच्छेद 148 में आता है। आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, नीति आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत 2 सदस्यों को एंग्लो इंडियन, राज्यसभा में अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों को साहित्य, कला, विज्ञान के आदि के आधार पर मनोनीत करता है। इनको भी राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आगे बढ़ते हैं। कुल मिलाकर संसद में 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है और लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति भंग कर सकता है। आज तक लोकसभा कुल मिलाकर 8 बार भंग हो चुकी है। पहली बार 1970 में हुई थी। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती क्योंकि वो एक स्थायी सदन होता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 108, इसके तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बैठक बुलाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों के सदस्य एक ही साथ इकट्ठे होते हैं, परंतु संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष करता है। आज तक 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यानी संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। और यह अधिवेशन 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है
सबसे पहले दहेज प्रथा के बारे में बुलाया गया था 1961 में, और बैंकिंग में बुलाया गया था 1978 में। पोतो आतंकवाद यानी 2001 में भी यह अधिवेशन बुलाया गया है। अब तक का यह संयुक्त अधिवेशन जो अनुच्छेद 108 में आता है 3 बार बुलाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 143, इसके तहत राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से किसी भी बिल पर परामर्श सलाह ले सकता है, परंतु माने या न माने वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है, दे या न दे यह बात उस पर निर्भर करती है। यानी कि अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेने की अनुमति देता है, परंतु मानने की सलाह नहीं देता। यानी ये राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो सलाह को माने या ना माने। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की वीटो पावर, पूर्ण वीटो, निलंबन वीटो, पॉकेट वीटो, यह पावर भारत के अंदर ही सीमित है। आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वीटो में क्या है, किसी भी बिल को राष्ट्रपति पूर्ण रूप से खारिज या रद्द कर सकता है। और निलंबन वीटो, राष्ट्रपति उन बिलों को रद्द करेगा जो लोकसभा में उसकी अनुमति के बिना पेश किया होगा, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, राज्यों की सीमा निर्धारण करना। और पॉकेट वीटो, जब राष्ट्रपति किसी बिल को पास किए अपने पास रख ले तो उसे पॉकेट वीटो कहता है। यानी कोई भी बिल हो उसको बिना पास किए अपने पास रख ले तो उसको पॉकेट वीटो कहते हैं। राष्ट्रपति साल की पहली बैठक, पहला सत्र तथा नई सरकार के गठन के बाद उस सत्र का संबोधन करता है, भाषण देता है। यह क्वेश्चन ही पूछा गया है कि राष्ट्रपति मतलब पहले सत्र या सरकार गठन के बाद उसका संबोधन कौन करता है, तो इसमें कौन करता है, राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 में आता है। यह राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के दौरान लगाया जाता है। और यह 44 संवैधानिक संशोधन 1978 में आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह ने ले ली थी। यानी जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 1978 का, उसमें आंतरिक शांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह ने ले लिया था। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति घोषणा के बाद 1 माह के अंदर संसद, लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों सदनों से बिल पारित होना अनिवार्य होता है। और 1-1 वर्ष करके अंत समय तक बढ़ाया जा सकता है। आज तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है। जो निम्न है, यानी नंबर 1 पर चीन युद्ध हुआ था 1962 में, उस टाइम आपातकाल लगा था। और पाकिस्तान का युद्ध 1971 में हुआ था, उसमें आपातकाल लगा था। और आंतरिक अशांति हुई थी 1975 में, जब भारत में आपातकाल लगाया था। आगे बढ़ते हैं। आपातकाल के दौरान नागरिकता से उनके सभी मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं, परंतु 20 व 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 में क्या आता है, एक अपराध के लिए एक बार ही सज़ा मिलेगी, और वो सज़ा मिलेगी जो तत्कालिक उस टाइम होगी। यानी तत्कालिक समय में जो भी सज़ा होगी या प्रावधान होगा, वही सज़ा उस व्यक्ति को मिलेगी। अनुच्छेद 21 क्या कहता है, यानी दैहिक व प्राण, इन 2 अनुच्छेदों को छोड़कर आपातकाल में सभी छीन लिए जाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी पर राष्ट्रपति दिल्ली में स्थित लाल किले पर तिरंगा फहराता है। और स्वतंत्र दिवस 15 अगस्त पर प्रधानमंत्री दिल्ली में स्थित लाल किले पर तिरंगा फहराता है। यानी आपको इस बात से पता चलता है कि गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति लाल किले पर तिरंगा फहराता है और स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराता है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन 356 अनुच्छेद में आता है, जो 1-1 वर्ष करके अधिकतम 3 वर्षों तक बढ़ाया गया है। राष्ट्रपति शासन तब तक लगता है जब तक किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कोई सरकार विफल हो जाए या पूर्ण बहुमत से न जीत पाए, या सरकार पर कुप्रशासन का आरोप लग जाए, या सरकार अपनी मनमानी से देश चलाने लग जाए, तब जनता एकजुट होकर राष्ट्रपति शासन लगवा सकती है।
आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति शासन पहली बार 1951 में पंजाब में लगाया गया था। अब वित्तीय आपातकाल के बारे में जानते हैं। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में आता है। पैसों की कठिनाई आने पर, देश की आर्थिक स्थिति गिरने पर यह आपातकाल लगता है। भारत में वित्तीय आपातकाल आज तक एक बार भी नहीं लगा है। और अभी हमारे पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में वित्तीय आपातकाल ही लगा हुआ है। राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद कोई भी कार्यवाहक राष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। उसके बाद फिर से चुनाव किए जाते हैं, यानी 6 महीने के अंदर चुनाव भी कराना अनिवार्य है। अब आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 1962 तक रहा और इनका कार्यकाल लगभग 12 वर्ष का था। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार में हुआ था और मृत्यु 28 जनवरी 1963 को पटना में हुई थी। वो भारत के पहले कृषि मंत्री भी रह चुके थे और अजात शत्रु के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें बिहार का गांधी भी कहा जाता है। और राजेंद्र बाबू देश रत्न के नाम से भी जाने जाते थे, यानी राजेंद्र प्रसाद थे, इनको देश रत्न की उपाधि के नाम से भी जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। इन्हें संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रपति मनोनीत किया गया था और 1962 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है, इसमें कोई राशि नहीं दी जाती। और 1934 में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1934 में कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष चुने गए और 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद को छोड़ दिया। तब भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ही कार्यवाहक के तौर पर संभाला था। देश विदेश के समझौते व अन्य सभी कार्य राष्ट्रपति संभालता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक रहे। कार्यकाल 5 वर्ष तक था और देश के पहले उपराष्ट्रपति थे। इनका जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ और मृत्यु 17 अप्रैल 1975 में हुई। और 5 सितंबर को राष्ट्रपति अध्यापक दिवस के रूप में शुरुआत हुई। इन्होंने ही की घोषणा की थी, यानी 5 सितंबर को जो राष्ट्रीय अध्यापक दिवस मनाया जाता है, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ही जन्म पर मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्यापक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1950 से 62 तक, जब तक राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रह चुके थे, तब तक ये उस समय उनके उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे और राजेंद्र प्रसाद के हटते ही ये राष्ट्रपति बन गए थे। आगे बढ़ते हैं। 1954 में इन्हें भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति बने और भारत रत्न की शुरुआत 2 जनवरी 1954 में की थी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न प्राप्त हुआ और ये प्रथम व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न में एक पीपल के पत्ते की सेब का आभूषण दिया जाता है, जिसे भारत रत्न कहते हैं। हमारे तीसरे राष्ट्रपति हुए जाकिर हुसैन, जो 1967 से 1969 कार्यकाल 2 वर्ष तक था। ये भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति होते थे और ये ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी, परंतु ऐसे राष्ट्रपति थे, यानी इनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी। जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, तब अगला व्यक्ति जो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, वो सिर्फ 6 महीने तक राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकता है। उसके बाद पुनर्चुनाव करवाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति पद खाली होने पर नंबर 1 पर राष्ट्रपति, उसके बाद उस पद पर काम कर सकते हैं उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति का पद खाली है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कार्य कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश या सबसे वरिष्ठ
व्यक्ति यानी राष्ट्रपति पद खाली होने पर यह बताया गया है क्रम अनुसार कौन व्यक्ति कार्य कर सकता है। यानी सबसे पहले राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, अगर इन दोनों में से कोई नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, अगर ये भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, या सबसे वरिष्ठ व्यक्ति जो होगा वो राष्ट्रपति के पद पर बैठेगा। ये उनका कार्यवाहक प्रधान होगा, यानी कार्य करेगा उनकी जगह पर। आज तक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तक राष्ट्रपति पद पहुंचा है। आगे बढ़ते हैं। जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद इनका कार्यवाहक उनके उपराष्ट्रपति वी गिरी ने संभाला था, किंतु कुछ दिन बाद फिर इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया। फिर इनके बाद कार्यवाहक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति का पद संभाला था। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हरियाणा में प्रथम बार अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगा था 1967 में, उस वक्त जाकिर हुसैन का ही कार्यकाल हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। हमारे चौथे नंबर के जो राष्ट्रपति है वी गिरी, वरा वेंकट गिरी, जो 1969 से 74 तक रहे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक था। इनके समय राष्ट्रपति के चुनाव में मतों की गणना 2 बार हुई थी और देश के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति होते थे। जाकिर हुसैन की जगह आए थे और कार्यवाहक बनकर रहे। आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद फ़खरुद्दीन अहमद, यानी 5वें राष्ट्रपति हमारे मोहम्मद फ़खरुद्दीन अहमद है, जो 1974 से 77 यानी कार्यकाल 3 वर्ष तक। इनका भी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गए। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा, भारत में जो है 2 राष्ट्रपति हुए हैं, तीसरे नंबर के और चौथे नंबर, ये 5वें नंबर के मुस्लिम राष्ट्रपति, इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा नहीं किया है। ये भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति होते थे और इनकी मृत्यु के बाद कार्यवाहक बी.डी. जत्ती को बनाया गया था। बी.डी. जत्ती के समय में हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1970 में लगा था। आगे बढ़ते हैं। हमारे 6वें नंबर के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से 82 तक रहे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था और इनको निर्विरोध, बिना विरोध के राष्ट्रपति बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। और हमारे 7वें नंबर के राष्ट्रपति है ज्ञानी जेल सिंह, जो 1982 से 87 तक रहे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था और देश के, यानी भारत देश के प्रथम सिख राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे। इन्होंने 1982 में ही एक डाक बिल को लेकर पॉकेट पावर का इस्तेमाल किया था। आगे बढ़ते हैं। वेंकट रमन, ये हमारे 8वें नंबर के राष्ट्रपति हुए हैं। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। और हमारे 9वें नंबर के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, जिनका कार्यकाल भी 5 वर्ष का था। और 10वें नंबर के राष्ट्रपति के.आर. नारायण, जो 1997 से 2002, कार्यकाल 5 वर्ष तक था और देश के पहले दलित राष्ट्रपति, यानी हमारे देश के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायण थे। आगे बढ़ते हैं। 11वें राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। ये है ए.पी.जे. अब्दुल कलाम, जो 2002 से 7 तक रहे और इनका कार्यकाल 5 वर्ष का था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जमालुद्दीन था और ये राष्ट्रपति के साथ साथ एक वैज्ञानिक और कवि भी थे और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इन्हें भारत रत्न 1997 में सम्मानित किया गया। यानी डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम को 1997 भारत रत्न मिला था। अपने 12वें राष्ट्रपति के बारे में जानते हैं। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो 2007 से 12 तक रही और इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक था और देश की प्रथम राष्ट्रपति होती थी। प्रणब मुखर्जी, ये हमारे 13 नंबर के राष्ट्रपति रहे हैं, जो 2012 से 17 तक रहे हैं। इनका कार्यकाल ही 5 वर्ष का था। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को पश्चिम बंगाल में हुआ और मृत्यु 31 अगस्त 2020 में नई दिल्ली में हुई। प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया
और 26 जनवरी 2019 को यानी प्रणब मुखर्जी को 26 जनवरी 2019 को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे 14 नंबर के यानी वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं ये रामनाथ कोविंद, जो 2017 से अब तक है। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ और ये देश के दूसरे राष्ट्रपति हैं, दलित राष्ट्रपति हैं। और पहले जो 10वें नंबर के आर नारायण थे। वो भारत के राष्ट्रपति के क्रमानुसार ट्रिक याद करने की। राजेंद्र की राधा जाकर गिरी फखरुद्दीन रेड्डी की जेल में, तब रमन को दया आ गई और वह नारायण के पास गया। नारायण ने अपनी कलम उठाई और प्रतिज्ञा लेते ही प्राण त्याग दिए। दोस्तों, इस ट्रिक के द्वारा आप इन सभी राष्ट्रपति को याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ट्रिक राजेंद्र की राधा जाकर गिरी कलम पर, यानी भारत रत्न प्राप्त करता राष्ट्रपति, यानी जिन राष्ट्रपति को भारत रत्न मिला है उसको याद करने की ट्रिक। राजेंद्र की राधा जाकर गिरी कलम पर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में भारत रत्न मिला। उसके बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1954 में भारत रत्न मिला और जाकिर हुसैन को 1963 में भारत रत्न मिला। वी गिरी को 1975 में भारत रत्न मिला और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न मिला। वर्तमान में 2019 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न मिला है। इसी के साथ हमारे सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। उस वीडियो में हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में पूर्ण डिटेल से बताया है और इसके अलावा आपको कहीं भी राष्ट्रपति के लिए कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उस वीडियो की PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप लर्निंग एक्सलेंस को ज्वाइन करें और उस वीडियो को स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। थैंक यू वॉचिंग आवर वीडियो।